नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रयागराज महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद आयोजित किए जाने का ऐलान किया है। यह धर्म संसद सेक्टर 17 में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के पंडाल में होगी। और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, क्या कुछ पूरी खबर है, विस्तार पूर्वक बता रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। 27 जनवरी को अखाड़ा परिषद के नेतृत्व में एक धर्म संसद आयोजित की जा रही है। देवकीनंदन ठाकुर के सेक्टर 17 में ये धर्म संसद आयोजित होगी। इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो सनातन बोर्ड का गठन करना है। साथ ही साथ जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसको खत्म करने की भी बात कही जा रही है। इस बैठक में तमाम जो साधु संत हैं उनको आमंत्रित किया गया है। जो 13 अखाड़े हैं उनसे जुड़े साधु संत इस धर्म संसद में मौजूद रहेंगे। सेक्टर 13 के देवकीनंदन ठाकुर जो देश के जाने माने कथावाचक हैं, उनके कैंप पे ये धर्म संसद आयोजित होगी। इसमें अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी, उनके नेतृत्व में तमाम अखाड़ों से जुड़े साधु संत मौजूद रहेंगे। और जो दो मुख्य मुद्दे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है सनातन बोर्ड का गठन और उसके अलावा मुस्लिम वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात कही गई। अब इस धर्म संसद की तैयारियां जोरों पर चल रही है और आने वाले 27 तारीख को जब ये बैठक होगी तो इसमें एक तरह से कह सकते हैं साधु संतों के साथ एक आम सहमत बनाते हुए इस पूरे जो धर्म संसद में निर्णय होंगे उससे देश को और समाज को अवगत कराया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाली 27 तारीख एक बार फिर देश में एक नए विषय को छेड़ेगी, जिसमें खासतौर से सनातन बोर्ड के गठन को लेकर के तमाम साधु संतों में कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब धर्म संसद पर एक तरह से कह सकते हैं बैठक के साथ मुहर लगेगी और साथ ही साथ जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसको खत्म करने की भी मांग की जाएगी। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शोएब रिजवी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के साथ मारपीट के मामले को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। क्या कुछ आरोप लगाए हैं सीएम आतिशी, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। बता दें कालकाजी विधानसभा के अंदर जिस तरह से आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी रमेश बिधूड़ी और उसके भतीजों पर गुंडागर्दी और वॉलंटियर पर हमला करने की बात कही है। वहीं आतिशी ने चुनाव आयोग को लेटर में लिखा है कि जल्द से जल्द जो कालकाजी एसएचओ उसको ट्रांसफर किया जाए। यानी कहीं न कहीं एक बार फिर से रमेश बिधूड़ी पर एक मामला सामने आया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरह से लगातार आतिशी कैंपेन पे कैंपेन और रमेश बिधूड़ी और उसके भतीजों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते नजर आ रही है, क्या बीजेपी इसका कोई निर्णय लेगी या नहीं लेगी? क्या एसएचओ का ट्रांसफर होगा? क्योंकि शासन प्रशासन इस समय अलर्ट पर है। और वही बताते हैं कि लगातार जिस तरह से आतिशी लगातार क्यों ना उनको घेरते जाते, क्योंकि उनका कहना है कि रमेश बिधूड़ी कहीं ना कहीं हारते नजर आ रहे हैं। इसके डर से वो अपने वॉलंटियर और अपने गुंडों को लगातार भेज रहे हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे जो कैंडिडेट है, उनको धमका रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जांच का विषय है और चुनाव आयोग को लेटर लिखने के बाद तत्काल एसएचओ का ट्रांसफर करने की बात कही है। दिल्ली से अजय चौहान। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों में मतभेदों के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर सभी को एकजुट करने की अपील की है। क्या कुछ अपील किया गया है, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। चुनाव के बाद बिखरते इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिशें तेज हो चली हैं। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर चर्चा भी होगी। साथ ही साथ आने वाले चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में चुनाव लड़ा, चाहे ममता बनर्जी रही हो या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव या फिर तेजस्वी यादव। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखरता दिखा। सपा ने जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, तो वहीं कांग्रेस ने हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को कोई घास नहीं डाली। एक दूसरे से बदला लेने के चक्कर में इंडिया गठबंधन का सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर सबको चौंका दिया है, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ गई है। और साथ ही साथ जिस तरह से चुनावी परिणाम विधानसभा के आ रहे हैं, इससे सभी को झटका भी लग रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था और उसी आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी ने समर्थन देकर सभी को चौंका दिया। फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में यह बैठक हो सकती है और इसमें नेतृत्व पर भी चर्चा होगी और इंडिया गठबंधन की मजबूती पर भी जोर दिया जाएगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार प्रसार अभियान अब तेज कर दिया है। 22, 23 और 24 जनवरी को दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में राहुल गांधी की जनसभाएं रखी गई थी। 22 जनवरी को राहुल गांधी सदर बाजार क्षेत्र में आयोजित जनसभा में नहीं पहुंच पाए थे और अब कब उनका पूरा कार्यक्रम है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां कहीं न कहीं अपने नेताओं के साथ रैलियों में व्यस्त है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस लगातार कहीं न कहीं रैलियों में छटती नजर आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी की आज दिल्ली के अंदर 3 सभाएं थी, लेकिन तीनों की जो सभाएं हैं वो रद्द हो गई हैं, क्योंकि बता दें कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा है कि राहुल गांधी की अचानक से तबीयत खराब होने के कारण ये रैलियां रद्द की गई हैं। लेकिन बता दें कि कांग्रेस के अंदर ऐसे 40 प्रचारक हैं जिनके नाम लिस्ट में है, लेकिन इन 3 रैलियों में कोई भी नहीं पहुंच पाया है, न सोनिया गांधी, न प्रियंका गांधी, न खड़गे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस को क्या इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में 5 तारीख को चुनाव होने और 8 तारीख को गिनती होनी है। कांग्रेस ने काफी लंबे समय से दिल्ली के अंदर पूरी तरह से जोर शोर से प्रचार किया था, कई यात्राएं भी निकाली गई थी। उम्मीद थी कि कांग्रेस कहीं न कहीं इस बार दिल्ली में आएगी, लेकिन बताते राहुल गांधी की रैली रद्द होने के कारण कहीं न कहीं दिल्ली कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा आखिरकार आने वाले समय में कांग्रेस क्या राहुल गांधी के साथ रैली करेंगे या और कोई उनके नेता उनके साथ कैंपेन में पहुंचेंगे। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बुधवार को ईडी ने गोसाईगंज क्षेत्र में कार्रवाई की। अब क्या कुछ कार्रवाई की, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। प्राधिकरण द्वारा एक बड़ी कार्रवाई गोसाईगंज क्षेत्र में 50 बीघा अवैध रूप से हो रही प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देशन में जोन 1 व जोन 2 की टीम ने की अवैध रूप से हो रही प्लाटिंग पे कार्रवाई। बताया जा रहा है अवैध रूप से हो रही प्लाटिंग के ऊपर जोन 1 के जो जोनल अधिकारी हैं दिवांश त्रिवेदी ने अपनी टीम के द्वारा वहां पे जो एक 15 बीघा और एक 20 बीघा पे जो प्लाटिंग चल रही थी अवैध रूप से बगैर एलडीए के मानकों के विपरीत, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उस प्लाटिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वहीं बताया जा रहा है जोन 2 के जो जोनल अधिकारी हैं उनके क्षेत्र में भी जो अवैध रूप से प्लाटिंग चल रही थी उस प्लाटिंग के ऊपर बिल्डोजर की कार्रवाई करते हुए जो लोग थे उन लोगों के खिलाफ, जो लोग प्लाटिंग करवा रहे थे उनके खिलाफ वाद लिखवाने के बाद एलडीए अपनी कार्रवाई में आगे बढ़ चुका है। लगातार राजधानी लखनऊ में वो अवैध निर्माण को लेके एलडीए वीसी अपनी कमर कसे नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अवैध प्लाटिंग की बात की जाए या अवैध रूप से जो भवन निर्माण की बात की जाए, एलडीए कार्रवाई करने में पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए सीएम भजन लाल शर्मा सिविल लाइन आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की तकरीबन 30 मिनट तक। क्या कुछ बातचीत की गई मुख्यमंत्री के बीच में, बता रहे हमारे सहयोगी भुवनेश। जयपुर के सिविल लाइंस में स्थित बंगला नंबर 13 कल राजस्थान की राजनीति का पावर हाउस बना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करने उनके इस निवास स्थान पर पहुंचे। दोनों ही नेताओं में करीब 30 मिनट तक आपसी चर्चा होती रही, लेकिन इस मुलाकात के बाद में राजस्थान की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है।
चर्चा हो रही है भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की। अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार कुछ ही दिनों में होने वाला है और उसमें जगह मिलेगी वसुंधरा राजे के कुछ चहेते नेताओं को, जिसमें कालीचरण श्राफ, श्रीचंद कृपलानी जैसे नाम सामने आ रहे हैं। करीब माने जाने वाले यूनुस खान को भी राजनीतिक नियुक्ति देने की बात भी इस समय सियासत गर्म कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि ये केवल मात्र बजट के पूर्व ही जो दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है वैसी ही एक मुलाकात थी, लेकिन राजनीति में हर मुलाकात के कई मायने होते हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस राजनीतिक मुलाकात के क्या मायने निकलेंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम मिश्रा के साथ भुवनेश टॉक, जयपुर। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। निजी कंपनियों के कंसल्टेंट गो बैंक के नारे लगाकर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्यों, वजह क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। लखनऊ में अब कहीं ना कहीं बिजली कर्मचारियों के ऊपर नौकरी जाने का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। बिजली कर्मचारी निजीकरण को लेके परेशान नजर आ रहे हैं। कर्मचारी बड़ी संख्या में जो शक्ति भवन है वहां पे जो पार्किंग एरिया है बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और निजीकरण जो लागू किया जा रहा है इसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत ठहरा रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में जो पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी जो कार्यालय में कार्य कर रहे थे वो सभी अब उस बिल्डिंग से नीचे उतर के एक साथ निजीकरण को लेके कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है जो ये निजीकरण है ये सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है और इसमें कर्मचारियों की सहमति भी नहीं ली गई है। साफ तौर से जो निजीकरण लागू किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो संविदा और निविदा कर्मचारी हैं इनकी नौकरी के ऊपर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। और ये प्रदर्शन का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जो ये कर्मचारी हैं पहले भी कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं। बड़े जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के उनके ऑफिस के बाहर भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले का निस्तारण होता नजर नहीं आ रहा है। कर्मचारी लगातार प्रदर्शन पर अड़े हैं, अधिकारी अभी तक कोई स्पष्ट जवाब देते नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रदर्शन को लेके आगे जो बिजली विभाग है उसका क्या रवैया होता है, किस तरह का जवाब दिया था। फिलहाल निजीकरण को लेके जो कर्मचारी हैं वो जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइड। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां कग्गा गैंग का आतंक लगातार जारी है। कग्गा गैंग की वजह से अब तक 5 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। क्या कुछ पूरी खबर है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। और यूपी में आतंक का पर्याय बने मुस्तफा उर्फ कग्गा गैंग के खिलाफ एसटीएफ ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह की मौत के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने अहम निर्देश दिया है। इस गैंग के समूल सफाई के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल सोमवार की रात यूपी के शामली में मुस्तफा उर्फ कग्गा गैंग के 4 शातिर बदमाश मुठभेड़ में मार गिराए थे। इसमें 1 लाख का इनामी इरशाद, सतीश और मंजी समेत 4 लोग शामिल थे। दोनों तरफ से चली गोलाबारी में एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह भी घायल हो गए थे, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। एसटीएफ के मुताबिक यह गैंग हरियाणा, शामली और पीलीभीत में अपना जबरदस्त नेटवर्क चलाता है। इसके आतंक की तूती बोलती है। यूपी की पुलिस बन रही है। अब यह सिरदर्द न बढ़े, इसके लिए डीजीपी के निर्देश पर एसटीएफ ने बड़ा अभियान चला भी दिया है। फिलहाल जिस तरह से पश्चिमी यूपी में ऑपरेशन क्लीन के तहत यूपी एसटीएफ काम कर रही है, बड़ी सफलता भी
मिल रही है, क्योंकि इसके पहले भी 3 खालिस्तानी आतंकियों को यूपी एसटीएफ ने पीलीभीत में मार गिराया था। फिलहाल कगदा गैंग अब कब तक सक्रिय रहेगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब एसटीएफ की नज़रें भी इस गैंग पर टेढ़ी हो चली है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो अगली खबर हरदोई से है, जहां आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन से ठगी के आरोप में पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। में पूर्व विधायक गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन का है, जहां पे उनकी बहन से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। उसके बाद में वहां मुकदमा लिखा गया था और पुलिस की गिरफ्त से वो फरार चल रहे थे। जब आज कोर्ट से NBW वारंट हुआ, उसके बाद में जो पूर्व विधायक सुभाष पासी को मुंबई से हरदोई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसमें उनकी पत्नी के ऊपर भी NBW वारंट है, लेकिन उनकी पत्नी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रही हैं। आपको एक बात और बता दें कि लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जो 2 बार का सपा से विधायक रहा है उसने मंत्री की बहन के साथ ठगी की। ये बहुत बड़ी बात है। आखिरकार आम जनता कैसे खुश रह सकती, कैसे सुकून में रह सकती इन फ्रॉडियों से बच के, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है और उसके बाद में अभी इनकी पत्नी जो फरार चल रही हैं उनके लिए टीमें लगाई गई हैं कि बहुत जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। तो अगली खबर अमरोहा से है, जहां कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के सपनों के महल पर बुलडोजर चला है और क्या कुछ पूरी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पूरी खबर है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी के सपनों के होटल पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने चलाया बुलडोजर की कार्रवाई। सचिन चौधरी ने बयान देते हुए एक तरफा कार्रवाई करने का लगाया आरोप। बता दें कि अमरोहा जनपद के अब गजोला थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर गजोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर MDA ने कार्रवाई की है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी के जो होटल का कार्य चल रहा था, बाउंड्री पर उस पर कार्रवाई की है, उसको बुलडोजर से पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि बिना कुछ नोटिस के ही कार्रवाई की गई है। एक तरफा कार्रवाई करने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो MDA के कर्मचारी हैं इन्होंने मनमर्जी से कार्रवाई की है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में आकर बिना नोटिस दिए यह कार्रवाई की है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने इसमें VC से मिलकर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग करने की बात भी की है। साथ ही उन्होंने इस कार्रवाई पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफा कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर उन्होंने आला अधिकारियों से इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड STF के SP अंकुश मिश्रा ने जनता से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट एक स्कैम है जो वर्तमान में पूरे भारत में चल रहा है। और क्या कुछ अपील की गई है उनकी तरफ से, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। उत्तराखंड में ऑनलाइन ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से कहीं ना कहीं ठगी का शिकार जो ऑनलाइन ठगी करने वाले हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक मामला STF के पास पहुंचा था, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। और अब STF को एक बड़ी कामयाबी उस मामले में मिली है कि राजस्थान से एक मुख्य आरोपी को STF ने गिरफ्तार किया है और STF अब उसकी जाँच करने में जुटी हुई है। माना यह जा रहा है कि आगे जो जाँच होगी उसमें कहीं ना कहीं उसके साथ अन्य लोगों की सम्मिलितता भी कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ सकती है। हालांकि STF की तरफ से कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ की जाएगी और इसके साथ साथ कौन कौन शामिल थे ये पूरी जानकारी हासिल की जाएगी। और वहीं जो 2.25 करोड़ इनके द्वारा ठगा गया है उसकी भी वसूली कहीं ना कहीं इन लोगों से जरूर की जाएगी। और वहीं देखिएगा कि लगातार जो STF है जनता से अपील भी कर रही है कि इस तरह की जो डिजिटल कॉल आते हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है, उन कॉलों के बहकावे में ना आए, वरना आप एक ठगी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन जनता उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस तरह से ठगों के चंगुल में फंस जाते हैं। उनको बचाने के लिए STF लगातार कार्रवाई भी करती है और STF की तरफ से कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा भी गया है, यदि आपको इस तरह की कोई अंतरराष्ट्रीय कॉल या फिर WhatsApp के माध्यम से आपको कोई डराने धमकाने की कोशिश करता है तो उसकी शिकायत तुरंत आप STF में या फिर पुलिस अपने नज़दीकी पुलिस थाने में कर सकते हैं। और इस
तरीके से देखा जाए कि अभी जो मामला निकलकर सामने आया है 2.25 करोड़ का, ये ठगी कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम से की गई थी, यानी कि मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच बनकर इन लोगों से ठगी की गई थी और अब कहीं ना कहीं एसटीएफ ने उन लोगों को गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इन पर कार्रवाई की जाती है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग। तो बलौदाबाजार जिले के श्री सीमेंट प्लॉट से निकली जहरीली गैस से 3 किलोमीटर दूर खपराडीह सरकारी स्कूल में पढ़ रहे 35 बच्चे बेहोश हो गए। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। जिले के श्री सीमेंट संयंत्र में कल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जहां पर जहरीली गैस रिसने से 40 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि श्री सीमेंट के अल्टरनेट फ्यूल रिसोर्स सेंटर में कल केमिकल डालने से एक जहरीली गैस हुई, जहां पर 2 किलोमीटर कहते हैं कि जहरीली गैस के पास में खपराडी गांव में एक स्कूल में गैस पे हो गई, जहां पर 40 बच्चों के दम घुटने एवं उनको चक्कर आने के कारण उनकी तबीयत खराब होती है। वहाँ स्कूल के हेडमास्टर तत्काल जिला प्रशासन को सूचना देने के बाद अनान फनान में जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर, एसपी, डीओ और सीएचएमओ पहुंचे। वहां पर बच्चों को तत्काल उच्च इलाज के लिए तत्काल बलौदाबाजार और सिमगा भेजा गया और वहां पर पता लगाया गया कि इन बच्चों की बाद में पता चला कि श्री सीमेंट के द्वारा जो ARF जो एक सेंटर होता है, जहां पर वेस्ट मटेरियल को लिक्विड करने के बाद वहां पर किलन फायर किया जाता है। उस ईंधन को जो करने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें जो केमिकल था उसमें एक जहरीली गैस रिसाव हुआ था, जिसके कारण यह 2 किलोमीटर के रेडियस में फैल गई थी और उसी कारण खपराडी में। तो खबर मेरठ से है, जहां शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार का अंतिम संस्कार हुआ और गमगीन आंखों से परिजन अधिकारियों ने अंतिम विदाई दी। क्या कुछ पूरी खबर है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। आवाज इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने आज अंतिम सांस ली है। आपको बता दें, हाल ही में शामली में हुई मुठभेड़ में सुनील कुमार ने 4 कुख्यात बदमाशों को ढेर किया था, उनका एनकाउंटर किया था। उसके बाद बदमाशों की गोली सुनील कुमार को भी जा लगी थी, जिस कारण वो घायल हुए थे। उनको दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां उन्होंने रात अंतिम सांस लेते हुए अलविदा कह दिया है। आपको बता दें, वहीं उनका पार्थिव शरीर मेरठ के पुलिस लाइन पहुंचा, जहां पर उनकी श्रद्धांजलि आला अफसरों ने दी और साथ में STF के भी अफसर मौजूद रहे। उसके बाद उनका शव उनके गांव चोली के मसूरी पहुंचा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। कहा जा सकता है कि सुनील कुमार बदमाशों से जीत गए, लेकिन अपनी जिंदगी से हार गए। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख। तो हरिद्वार में हुए नगर निगम के मतदान से पहले कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक ने भी अपने वार्ड में मतदान किया और इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। और इस खबर पर बता रहे हमारे सहयोगी विकास चौहान। चुनाव आज सुबह 8 बजे शुरू हुए थे। मतदान जिस तरह से शुरू हुआ था अब 5 बज चुके हैं और अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी लोगों की लाइन यहां पर लगी हुई है। हालांकि अगर परसेंटेज की बात करें तो हरिद्वार जो शहर है, जो हरिद्वार नगर निगम है, उसकी जो परसेंटेज है वो फिलहाल लगभग 60% के आसपास यहाँ पर रहने वाली है और जो आखिरी जो आंकड़े हैं वो लगभग 8 बजे तक के आने की अनुमान लगाया जा रहा है। और वहीं अगर पूरे ज़िले की अगर हम बात करेंगे तो पूरे ज़िले में ये परसेंटेज 70% के आसपास पूरे जो 14 निकायों के चुनाव हरिद्वार ज़िले में हो रहे हैं उसमें रहने वाली है। अगर हम जिस तरह से देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर एक बूथ है वहाँ पर अभी भी लाइन लगी हुई। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए मतदान 23 जनवरी को संपन्न हो गया और मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। मतदान के लिए राज्य में कुल 1515 मतदान केंद्र बनाए गए। क्या कुछ हुआ इस वोटिंग के दौरान, बता रहे हमारे सहयोगी वैकेंतुरा। 100 निकायों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और शाम 5 बजे तक का समय मतदान के लिए रखा गया था। यानी 5 बजे तक जो मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं उनके मतदान को कराना आवश्यक रूप से है। ऐसे में आज सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखने को मिली थी। 100 के 100 निकायों में कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर मतदाता सिर्फ इस वजह से नाराज हुए थे कि उनका वोटर लिस्ट से काम कट चुका था। कुछ जगहों पर फर्जी वोटिंग डालने की भी सूचनाएं जरूर यहाँ पर मिली थी। कुछ जगहों पर ये कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता थे आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए थे। लेकिन तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।